देखिए। हाँ बोलिए। इस औरत को नशीली दवा पिलाकर बेहोश किया गया। फिर इसे इस ताबूत में बंद कर दिया गया, जबकि ये जिंदा थी। ये खरोच के निशान देख रहे हैं जी। इससे ये साबित होता है कि इस औरत को इस ताबूत के अंदर होश आया था और इसने अपने आप को बाहर निकालने के लिए काफी संघर्ष किया था। 90 के दशक में हत्या की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने न सिर्फ पूरे देश को चौंका दिया बल्कि जांच एजेंसियों को भी नाकों चने चबा दिया। आखिर कौन थी ये महिला जिसका कंकाल बरामद हुआ था? इस महिला की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी गई? कौन थे हत्यारे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस महिला के बीते हुए कल पर एक निगाह डालनी होगी। शगुफ्ता, ये हमारी बेगम शगुफ्ता है। ये प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट। मैं खास तौर पर तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। लोग इन्हें भोला स्वामी के नाम से बुलाते हैं। नमस्कार। सिर्फ भोला कहिए, स्वामी तो लोग स्वयं जोड़ देते हैं। स्वामी जी, शगुफ्ता के वालिद और इनके दादाजी इनके नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टी कर गए। ये सब कागजात और सरकारी मैटर मुझसे नहीं संभलते, इसलिए अगर आप शगुफ्ता की मदद कर दें तो। अवश्य। आप क्यों प्रॉपर्टी के काम बाहर वालों से करवा रहे हैं? आप क्यों नहीं संभालते ये प्रॉपर्टी की बातें? क्योंकि ये सब मेरे नाम पे है इसलिए। बेवकूफों जैसी बातें मत करो शगुफ्ता। तुम्हें पता है ना मुझ पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं सरकार की। अरे कितनी बड़ी पोस्ट संभाल रहा हूं। आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया। मेरा क्या फायदा आपकी इतनी बड़ी पोस्ट का? इंडिया के बाहर आप जाते हैं। मुझे कितनी बार लेके गए आपके साथ? सिर्फ एक बार। मुझे एक बेटा चाहिए। शगुफ्ता, इन सब बातों में बेटे की बात कहां से आ गई? अरे हमारी 2 फूल सी बेटियां हैं, उन्हें संभालो, उनका ख्याल रखो। हमारी बेटियां बेटों से कहीं भी कम नहीं है। पराई हो जाएंगी ये बेटियां। मुझे एक बेटा चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। You know, शगुफ्ता, you are too much. बाहर जाते कभी साथ में लेकर भी नहीं जाते। विदेश के सारे मजे अकेले ही लूटेंगे। क्रोध हम सब के लिए हानिकारक है। यदि आप पुत्र प्राप्त करना चाहती हैं तो अपनी इच्छा शक्ति को जोतना होगा। इन व्यर्थ उपद्रवों से खुद को बचाना होगा। वहाँ पर से एक स्पेशल ड्रेस लेकर आना जो वहाँ पर मिलती है। लोगों ने जो भी बोला है सब लेकर आओ। और अब्बू वो डॉल भी आज जो पिछली बार आप जोया के लिए लाए थे ना, वो वाली। अम्मी, अब्बू जा रहे हैं, आपका भाई करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं करना बाय बाय। परिवार की खुशियों पर बुरे वक्त का साया मंडराने लगा। बड़ी बेटी सलमा और छोटी बेटी जोया अपने अम्मी अब्बू के आए दिन के झगड़ों से बेहद दुखी थी। ऊपर से भोला के साथ अपनी अम्मी की नजदीकियां उन्हें और भी कचोट रही थी। एक टूटते बिखरते परिवार का सबसे बुरा असर बच्चों के जहन पर होता है। यही यहाँ भी हो रहा था। शांत, बिल्कुल शांत। धीरे धीरे श्वास लेना शुरू करो। धीरे धीरे। मेरी आध्यात्मिक शक्ति से तुम अपनी अंतरात्मा से बात कर सकती हो। बेटा प्राप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर सकती हो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारी हर बात मानेगी। बस विश्वास रखो, विश्वास रखो।
आप इसी वक्त हमारे घर से चले जाइए। बेटा, हमें यहाँ तुम्हारी माँ ने बुलाया है। मैं जानती हूँ आप बकवास कर रहे हैं और मेरी अम्मी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, जो मैं नहीं होने दूंगी। सलमा, क्या हो रहा है ये? मेहमान नवाजी भूल गए हो? अम्मी वो कोई बात नहीं, ऐसे में उत्तेजित होना स्वाभाविक है। बच्ची है, नादान है। माफी चाहती हूँ भोला स्वामी जी। मैंने तुम्हारे अब्बू को तलाक देने का फैसला कर लिया। उन्हें शायद अब मेरी जरूरत नहीं है। ये सही नहीं है अम्मी, ये सही नहीं है। अम्मी, आप अब्बू को छोड़ के जाना चाहती है क्योंकि आपको वो पाखंडी भोला स्वामी मिल गया। वो आपको बहका रहा है अम्मी, और आप बहकती जा रही हैं। अम्मी, हम तब आपसे बहुत प्यार करते हैं अम्मी, बहुत प्यार करते हैं। अम्मी, अम्मी, ऐसा मत कीजिए अम्मी, वो बहुत अच्छे हैं। आखिरकार शगुफ्ता ने भोला से शादी कर दी और वो दोनों दूसरे शहर में जाकर एक आलीशान बंगले में रहने लगे। बच्चियां अकेली हो गई। जाहिर है बच्चियों को मां का ये व्यवहार बुरा लगा और भोला से तो उन्हें नफरत ही हो गई। दोनों बच्चियां विदेश जाकर अपने अब्बू के साथ रहने लगी। लेकिन वक्त के साथ हर घाव भर जाता है। विदेश जाने के कुछ महीनों बाद सलमा ने शगुफ्ता से फोन पर बात करना शुरू कर दिया। सलमा वैसे भी अपनी मां के सबसे ज्यादा नजदीक थी और यूं बात करने से शगुफ्ता को भी काफी चैन मिलता था। शगुफ्ता अपनी बच्चियों से मिलने कई बार विदेश भी गई। फिर अप्रैल 1991 में शगुफ्ता अचानक गायब हो गई। ना कोई खोज खबर, ना कोई अता पता। अब भोला अंकल, कुछ पता चला अम्मी का? बेटा, वो अमेरिका गई, 3-4 हफ्ते के बाद ही लौटेंगे। अमेरिका? किस लिए? उनका कोई कांटेक्ट नंबर, कोई एड्रेस तो होगा ना भोला अंकल? कोई एड्रेस नहीं दिया है बेटा। पर मेम साहब, आप? मैम देखिए, इस समय ना साहब घर पे है ना मेम साहब, आप घर में नहीं जा सकती। तो क्या हुआ? ये मेरी अम्मी का घर है और तुम मुझे नहीं रोक सकते, समझे? देखिए मेम साहब, देखो, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। हटो, हटो। हेलो भोला साहब, एक लड़की घर में घुस गई है। बेटा, वो अमेरिका गई, 3-4 हफ्ते के बाद ही लौटेंगे। ये रहा अम्मी का पासपोर्ट। पिछले 1.5 साल से अम्मी इंडिया के बाहर कहीं गई नहीं है, तो फिर किस भी हाथ से आपने मुझे वो लंदन, अमेरिका और दुबई का नाम बताया था? हाँ, कोई तो बात होगी ना कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। झूठ बोल रहे हैं आप। सच सच बताइए, मेरी अम्मी कहाँ है? क्या किया आपने मेरी अम्मी के साथ? हाँ बताइए, मेरी अम्मी जान कहाँ है? बस ये समझ लो, इस वक्त वो काफी मुश्किलों से घिरी हुई, फिलहाल तुमसे मिलना नहीं चाहती। झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं मुझे। मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगी। देखो बेटा,
सलमा पूरी शिद्दत के साथ अपनी माँ का पता लगाने में जुट गई। उसने अपनी माँ के सारे दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। खोज शुरू करें तो कहां से करें? 2 सालों तक लगातार सलमा अखबारों में अपनी माँ की गुमशुदगी के इश्तेहार देती रही। हर महीने अखबारों में इश्तेहार छपते, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। सलमा अकेली जूझ रही थी अपनी माँ की तलाश में। कोई नहीं था उसकी मदद के लिए, मानो ये सब सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी। अम्मी ने आपको तलाक दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो हमारी अम्मी नहीं रही। आप लोगों ने एक बार भी सोचा है कि अम्मी 3 साल से लापता है? वो कहाँ है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं। अबू, मुझे आपसे कोई बात करनी है। तो आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। अबू, ठीक 3 साल पहले आप अम्मी से मिलने गए थे, कुछ पेपर साइन कराने के लिए, और जिस दिन आप अम्मी से मिले उस दिन आप दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ, और उसके कुछ दिन बाद से ही अम्मी की कोई खबर नहीं। ये बात कुछ पेचीदा नहीं लगती है आपको? क्या कहने का मतलब है तुम्हारा कि मैंने तुम्हारी अम्मी को गायब करवाया? ये कहना चाहती हो तुम? आप समझदार हैं अब्बू। मैंने पहले भी आपसे ये बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। तुम अपने अब्बू पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती हो? क्या तुम्हारे अब्बू इतने घिरे हुए इंसान है बेटा? तो आप देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से अम्मी की तलाश में मैं दर बदर भटक रही हूँ। क्या एक बार भी मेरी मदद करने की कोशिश की? नहीं की। शायद अम्मी ठीक ही कहती थी। क्या फायदा हमें आपकी इतनी बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस का? कोई फायदा नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना, अभी तक नहीं हुआ है वो काम। अरे तू समझ में नहीं आ रहा? मैं बोला वैसे करो ना। चल जल्दी जल्दी बता, पैसे कितना मारा तुम्हें? क्यों इतना मार खाते हो? सच बोल दो ना, चोरी का माल कहाँ छुपाया है तुमने? अरे ये रोज का काम है। साला मार से दर्द नहीं होता, फिर मार खाने के बाद साला सर में दर्द होने लगता है। मुझे मालूम है सर में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि तू सच नहीं बोल रहा है। सच बोल दे, माल कहाँ छुपाया? पागल समझा है क्या? साला जब नहीं बोला तो इतना मारा, बोलूंगा तो? अरे उनको नहीं बोलना है, मुझे बोलो। तू मुझे बोल के चोरी का माल कहाँ छुपाया है, तो देखो दर्द कैसा चुटकियों में चलेगा। क्या बोलता है? ट्राई करके देख, हल्का हो जाऊंगा। हाँ ट्राई तो कर। गया ना दर्द? हल्का लग रहा है ना? हाँ हल्का लग रहा है। गणेशन, हल्का हो गया। थैंक यू। So you are great. आई एम नॉट ग्रेट, ही इज ग्रेट। इसने सच बोला। हल्का लग रहा है ना? फिर Sit. सलमा जी। शगुफ्ता's daughter. शगुफ्ता मिसिंग केस 86, मैरिड टू भोला स्वामी, 91 से गायब है। सलमा जोया 2 डॉटर, आशिम एक हस्बैंड, यूएस एम्बेसी में ब्यूरोक्रेट्स। रामू एंड मरिया तवन। हाँ, कितना ऊपर से प्रेशर डाला आपने, मुझे आना पड़ा। मैं चंद्रन सीबीआई से। डोंट वरी, आप घर जाओ। I'll be in touch with you. I'll try my level best. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Yeah. कहिए, किससे मिलना है आपको? क्या नाम है तुम्हारा? जी रामू। अच्छा है। जी आपको किससे मिलना है? मतलब भोला स्वामी से। भोला स्वामी,
ये आपने अंदर कैसे प्रवेश कर लिया? ये नगर निगम का उद्यान नहीं, हमारा घर है। वारंट। अरे तनिक पता कर तो आते आप। अरे भाई देख लो पूरा इनका बंगला। चलो जाओ, तुम उधर जाओ। हाँ, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर। प्रेम तो आज भी हम बहुत करते हैं अपनी पत्नी से, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई यकायक हमें छोड़कर। थैंक यू भोलू, रामू। मुझे आपके नौकरों के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। नौकर तो भगवान की दया से बहुत अच्छे हैं। लेकिन होता है ना वो वाली घटना, वैसी कोई घटना घटी थी कभी आपके घर पे? मोह माया का लोभ इस संसार में किस प्राणी को नहीं। हाँ, लेकिन 2-3 मर्तबा रुपए पैसे वगैरह गायब हो गए थे। और आप तो जानते हैं इतने विशाल घर में गुम हो जाती हैं चीजें। परंतु हमें व्यक्तिगत रूप से कभी आपत्ति नहीं थी, लेकिन हमारी पत्नी शगुफ्ता को शंका थी उन पर, और वो कई बार इन्हें डांट भी देती थी। कल आपके पास टाइम है? कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, अवश्य। परंतु आपसे एक अनुरोध है। हाँ। हम 3-4 दिन के लिए शिविर में जा रहे हैं। उसके पश्चात आपको जब भी आवश्यकता हो स्वागत है। ऐसे पेचीदा केसेस हल करने में इंस्पेक्टर चंद्रन का रिकॉर्ड काफी अच्छा था। हालांकि उनका तरीका ऐसा था कि शुरू में लोगों को यकीन कम हो पाता था कि काम हो पाएगा, लेकिन आखिर में सबकी जुबान बंद हो जाती थी। सामने वाले को वो इस तरह से घेर लेते थे कि उसके पास सच उगलने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता था। इस केस में भी वो चाहते तो रामू से सीधे सीधे सवाल पूछ सकते थे, लेकिन वो रामू को असली गुनाहगार की तरह उठाकर पहले पुलिस स्टेशन ले गए और वहां जाकर कुरेदना शुरू किया। सच बता, शगुफ्ता मैडम किधर है? जल्दी बकने का टाइम नहीं है हमारे पास। मैं नहीं जानता। गणेशन, क्या कर रहे हो? छोड़ो सर। मैंने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था। हाँ, आप जाइए प्लीज। रिलैक्स। देखो, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं चेहरा देख के पहचान सकता हूँ कि चोर कौन है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत ईमानदार आदमी। जी। फिर भी मैं पूछता हूँ कि भोला स्वामी के घर पे कभी तुमने पैसे चुराए थे क्या? पैसे? मुझे मालूम है तुमने चोरी नहीं की होगी, पर भोला स्वामी ये भी बता रहा था कि तुम्हारी पत्नी मरिया, उसने शगुफ्ता मैडम के गहने चुराए। अरे हो सकता है क्या? हाँ, और शगुफ्ता मैडम ने उसे डांटा भी, ऐसा भोला स्वामी कह रहा था। सच है क्या ये? हाँ, इतनी मेहनत से मैंने, इतनी लगन से उनकी सेवा करी, और चोरी का इल्जाम? साहब, मैं आपको सब बताता हूँ। मुझे बताओ, घर में क्या क्या हुआ सब बताओ। साहब, भोला साहब देखने में जितने सीधे लगते हैं उतने हैं नहीं। बहुत ही शक्की इंसान है वो। मालकिन जब भी फोन पर बात करती थी तो भोला साहब आसपास ही रहते थे। कौन क्या बात कर रहा है, भोला साहब इसकी पूरी खबर रखते थे। रुको। अरे सलमा। हाँ बेटा, हाँ अभी बुलाते हैं तुम्हारी अम्मी को। प्रिय, सलमा का फोन है। क्या? सलमा। हेलो। हाँ सलमा बेटा, कैसे हो तुम सब? हाँ, हम सब भी ठीक है। कल आ रही हो? ठीक है, मुझे कितनी सारी तैयारी करनी पड़ेगी अभी। अच्छा सुन, तू फोन रख, मैं बाद में बात करती हूँ तेरे से। हाँ चल, ओके।
सलमा आ रही है और साथ में जोया भी। रामू, जी मालकिन। मारिया जी, कल मेरी दोनों बच्चियां आ रही है। घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। और हाँ मारिया, हम दोनों मिलके खाने की तैयारियां करते हैं। बिरयानी गोश्त सब पकाएंगे। ठीक है। शाकाहारी। पर बोलू, एक दिन के लिए तो हम प्रिय, हमने फैसला किया था ना कि हम सिर्फ शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करेंगे। ठीक है। अम्मी, अम्मी, बड़ो अम्मी। ये ठीक से जाएगा ना इसके साथ? हाँ सलमा, क्या हुआ? कहाँ खो गई? स्वामी जी ने बेटा नहीं दिया अब तक। ताने मार रही है अपनी अम्मी को। नहीं अम्मी, मैं सच में जानना चाहती हूँ। मारिया जी, कुछ बताया कब तक रहेंगे? कल जाने वाली है। अच्छा अच्छा, तुम जाओ। साहब, अब मैं जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हो, कोई बात नहीं। अरे एक मिनट, एक ही बात बता प्लीज। तुम्हारे भोला स्वामी करते क्या है? वो पहले आश्रम चलाते थे और उसके बाद वो जमीन खरीदने बेचने का काम करते थे और मैडम की करोड़ों की प्रॉपर्टी संभालते हैं साहब। कब? कल? अरे नहीं नहीं, कल मैं नहीं आ पाऊंगी। कल शायद मेरी बेटियां भी आ रही है घर पर। ये अब छोड़ो भी फोन को। अच्छा सुन, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ बाय। क्या हुआ? देखिए, लक्ष्मी जी पधारी हैं, जरा इनका स्वागत सत्कार तो कर दो। विजयपुर की जमीन के पैसे हैं और हाँ, सबसे ऊंचे दाम में बेचा है हमने इन्हें। और हाँ, इन पर कोई टैक्स भी नहीं भरना है। भोलू, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, इन्हें संभाल कर अंदर रख लीजिए आप। रामू, जी मालकिन। जरा आओ तो। रामू, इसे ले जाकर अलमारी में रख दो। क्या हुआ रामू, इतने घबरा क्यों रहे हो? क्या बात हुई? गणेशन, जिस रामू को हल्का होना है। जाओ, बात। हाँ चलिए। जल्दी कर बे। अबे रुक रुक। गलती हो गई मैंने कुछ नहीं किया। तो चकमा देख के भाग क्यों रहा था? गुप्ता मैडम को तूने ही गायब किया ना? तूने ही मारा ना? नहीं साहब, मैंने कहा साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं तो भाग क्यों रहा था तू? आपने मुझे सजा दे देना। मारिया का कोई दोष नहीं है साहब। मारिया? हाँ सर। ये मारिया बीच में कहाँ से आई? मारिया ने मारा है ना शकुंतला मैडम? नहीं साहब, मैं बताता हूँ साहब। साहब, उस दिन ना मालकिन ने मेरे को नोटों भरा बैग दिया तो मेरा मन ललचा गया साहब। मैंने इतने सारे पैसे कभी एक साथ नहीं देखे थे साहब। ठीक है, रिलैक्स हो जा। मारिया, क्या है? ये ले, ये रखा। ये क्या है?
तू रखना है। लेकिन ये रामू, आप मारिया को तो गिरफ्तार नहीं करेंगे साहब। अरे क्यों करेगी? हाँ, कान पे लगा होगा ना, टीचर ने भी खींचा होगा कान। सुनो, हमें अभी पता चला है कि तुमने शगुफ्ता मैडम को ना मारा है ना गाया। नहीं मैं बोल खाली मेरा एक छोटा सा काम तुम्हें करना पड़ेगा, छोटा सा। भोला स्वामी और शगुफ्ता मैडम के बारे में जो जो तुम्हें पता है या याद आ जाएगी वो हमें बताते रहो। करेगा छोटा काम? हाँ साहब, करूँगा साहब, करेगा ना? बस इतना ही काम करना है। मैं हाँ जा, तुरंत दरवाजा खोलो। साहब, हाँ साहब एक बात याद आई साहब। हाँ बोल, क्या याद है? साहब मालकिन को ना लड़का चाहिए था, मतलब लड़का पैदा करने का था। हाँ। लेकिन साहब ने उनका इच्छा पूरा नहीं किया था। मालकिन बहुत गुस्सा में रहती थी। एक दिन साहब ऐसा हुआ, बेटे का सपना तो सपना ही रह गया। अंतरात्मा की बड़ी धींगे मारते थे ना आप, क्या हुआ उसका? देखो प्रिय, शांत हो जाओ। नौकरों के सामने ये बातें शोभा नहीं देती। मैंने अपनी बेइज्जती अपनी बेटियों के सामने करवा ली। हंसते हैं सब मुझ पर। सलमा की बातें याद आती है जब वो तुम्हें ढोंगी और पाखंडी कहती थी। क्या कहूं मैं उनको? सब्र करो। मुझसे और सब्र नहीं होता। 5 साल हो गए मुझे सब्र करते करते। मैंने तय कर लिया है, मैं अपनी सारी जमीन अपनी बेटियों के नाम कर दूंगी। कम से कम मैं उनको इतनी खुशी तो दे ही सकती हूँ। हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई बातें नहीं करनी। केस में एक के बाद एक पेच आते चले जा रहे थे। अब तक तो इस बात का अंदाजा भी नहीं हो पाया था कि शगुफ्ता जीवित भी है या नहीं। जब इस तरह लगातार नाकामियां हाथ लगती हैं, तो अपने आसपास के लोगों में ही नुक्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। अब सलमा को भी इंस्पेक्टर चंद्रन की काबिलियत पर शक होने लगा। वो उन्हें अपने हिसाब से सलाह मशवरा देती, जो बात इंस्पेक्टर चंद्रन को बेहद बुरी लगती। कुल मिलाकर सबके धीरज का बांध टूटता जा रहा था। सलमा को पूरा शक था कि हो ना हो उसकी मां के गायब होने के पीछे भोला का हाथ है, क्योंकि शगुफ्ता के गायब होने से पहले जो आखिरी व्यक्ति उनके साथ था वो था भोला। लेकिन भोला पर हाथ डालने के लिए पुलिस के पास ना तो कोई सबूत था ना कोई वजह। मगर इंस्पेक्टर चंद्रन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने नए सिरे से केस की जांच शुरू करने का फैसला किया। सर जहां के तहां रह गए। आई नो। सर आप नौकर को क्यों पकड़ के लेके आए? आपको तो सीधा भोला स्वामी को अरेस्ट करके उसे टॉर्चर करना चाहिए था। वो 1 मिनट में सब उगल देगा। प्लीज प्लीज, आपके दिल में भोला स्वामी के लिए नफरत है क्योंकि उसने तुम्हारी माँ के साथ शादी की और अभी आपकी अम्मी लापता है। दैट्स इट। लेकिन हम ऐसा किसी को भी पकड़ के जिस तरह आप कहते हैं उस तरह कड़ी पूछताछ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सबूत चाहिए, प्रूफ। आपके पास सबूत है भोला स्वामी के खिलाफ? है सबूत? हम सबूत लाएंगे। सॉरी। येलो लिस्ट। ये क्या है? ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने भोला स्वामी के साथ डील की थी, लैंड डील। मुझे इन सब के डील की, ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स रिपोर्ट चाहिए। ओके? खास तौर पे 3 साल पहले की। यस सर। सॉरी। इंस्पेक्टर चंद्रन ने भोला स्वामी की गहन छानबीन शुरू कर दी। उसकी पिछली जिंदगी, उसकी फोन डिटेल्स, वो किन लोगों के साथ मिलता जुलता है। शगुफ्ता के गायब होने से पहले और उसके गायब होने से ठीक बाद भोला स्वामी जिन लोगों के संपर्क में रहा, इंस्पेक्टर चंद्रन ने उनसे भी पूछताछ शुरू कर दी। और कैसे हो? ठीक है साहब। चाय पियोगे? नहीं साहब। क्या करते हो? मेहनत मजदूरी करते हैं साहब। इस आदमी को कहीं देखे ऐसा तुम्हें याद आता है? ऐसे इन्हें कभी काम किया हो या ऐसा? हाँ साहब, देखा है, याद है मुझे। इनके घर पे काम किया था साहब। अरे ये साहब ने तो डबल पैसे दिए थे, इनको कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा, क्या काम किया था वहाँ? इनके घर पे खड्डा खोदा था। देखिए, आप यहाँ से घुसे तो ये लेफ्ट साइड बाथरूम है। यहाँ गड्ढा खोदा था आपने? हाँ साहब, वहीं खोदा था, बाथरूम में। कितना गहरा था साहब? 5-6 फीट होगा। गड्ढा खोदा पूरा? हाँ। तो गड्ढा भरने के लिए नहीं बुलाया तो? नहीं साहब,
खड्डा भरने के लिए नहीं बुलाया। तो गड्ढा भरने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया? नहीं साहब, नहीं बुलाया। ओके। रामू जी। जरा 1 मिनट सर दिया। तुम्हारे साहब तो बहुत पैसा कमाते होगे ना? हाँ साहब, पैसा तो भर भर के आता है। तो फिर वो कहीं छुपाते थे, गड्ढा वड्ढा खोद के कहीं ऐसा दबाते थे? सब वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये वर्कर सही बोल रहा है। साहब ने ना एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया था और इस बात को 3 साल हो गया। साहब, साहब ये गड्ढा नया बाथरूम बनवा दो। हाँ, वो तुम अपने भाई की शादी में जाना चाहते थे। जी साहब। वो तुम और मारिया दोनों 2 महीने की हो। अरे भाई, हमारी इतनी सेवा कर रहे हो, अवकाश भी तो आवश्यक है। जाओ जल्दी, सामान बांध लो। लेकिन मालकिन तो कल आ रही है ना? मालकिन तो कल आ रही है और परसों चली भी जाएंगी। तुम जाना चाहते हो कि छुट्टी रद्द कर दो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, हम जाना चाहते हैं साहब। जल्दी जाओ। इतनी लंबी छुट्टी साहब पहले कभी नहीं देते थे, लेकिन उस दिन दे दी थी। थैंक यू राम। अच्छा, एक बात का ख्याल रहे कि हम आपस में बात करके ये बात भोला स्वामी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं सर, ये नहीं चलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं सर, आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चलेगा उनको। गुड। क्या ये देखो। सर 3 साल पहले बाथरूम के लिए गड्ढा खुदवाना कोई इत्तेफाक नहीं। आई अग्री। अगर आप अग्री करते तो कुछ करते क्यों नहीं सर? मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हाथ। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं कर सकते? मगर तुम कुछ कर सकती हो। मैं? मतलब? अरे बेटा, तुम? जी अंकल, वो मैंने सोचा कुछ दिन अम्मी के घर रह लूं, जब तक वो लौट के नहीं आती। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले से बता देती तो क्या? तुम्हारे लिए कुछ विशेष व्यवस्था करवा देती। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार है तो मेरी अम्मी का ही घर। हाँ, अवश्य बेटा, क्यों नहीं। रामू, इनकी अच्छे से देखभाल करना। और हाँ बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच बता देना। जी जरूर। ग्रेवगढ़ नक्शे के मुताबिक यही वो जगह है। रिकॉर्ड करो। कुछ बक्से जैसा है। संभाल के आराम से। हाँ, साइड से संभाल के निकाल। आराम से बोलो। सर बोला। पकड़ो उसे। पकड़ो सर। छोड़ो मुझे। माया के लिए किया ना ये सब?
अब जेल में चल के स्वाध्याय करना। गणेशन, ले चलो इसे। डॉक्टर साहब, डीएनए टेस्ट से मृतक की शिनाख्त तो हो जाएगी ना? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। थैंक यू। देखिए, मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। अरे छोड़ो, अरे करना मत, छोड़ो। देखिए, आप हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आप पर मुकदमा दायर कर सकता हूँ। बता, शगुफ्ता का कत्ल तूने कैसे किया? बोल, शगुफ्ता को तेरे बाथरूम में किसने दफनाया? बता दो। मैंने शगुफ्ता को मारा, मैंने उसे जिंदा दफन किया था। कबूल करता हूँ, थोड़ा सा मैंने हाँ, मुझे उसकी जायदाद पर कब्जा करना था, लेकिन वो अपनी पूरी जायदाद अपनी दोनों बेटियों के नाम करना चाहती थी। इसीलिए मैंने घर में उसके लिए कब्र खुदवा दी। और खोदू साहब, बस हो गया। 12 जो पैसे देता हूँ। एक बार उसने मुझसे पूछा भी, तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक आलीशान बाथरूम बनवाना चाहता हूँ। बोलो प्रिय। बोलो, ये खड्डा क्यों खुदवा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए एक आलीशान बाथरूम बनवा रहा हूँ, और हाँ, उसमें एक सुंदर सा बाथटब भी होगा। उसको रोज सोने से पहले दूध में बादाम पिस्ता डालकर पीने की आदत थी, लेकिन मैंने उस दिन उसमें नशीली दवाइयां डाल दी। मैंने उसे ताबूत में डाला और मैंने उसे जिंदा दफन कर दिया। वो औरत जिसने अपने भगवान को भगवान नहीं माना, तुम्हें भगवान माना, उसके साथ ऐसा विषैला खेल खेला। विकृत हो, विकृत हो। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। You don't deserve this life. क्या आप शगुफ्ता अहमद की हत्या का गुनाह कबूल करते हैं? मेरी हालत देखिए, मुझे हवालात में पीटा गया, मेरा सर फोड़ दिया चंद्रन साहब ने। मैं अपनी पत्नी को मारूंगा, शगुफ्ता को। आपको इनके षड्यंत्र को समझना होगा। ये लोग बहुत ही पहुंचे हुए लोग, बड़ी बड़ी कुर्सियों का प्रभाव दिखाकर मुझ जैसे सीधे साधे इंसान पर उसकी पत्नी की हत्या का आरोप थोपना चाहते हैं। अपनी पत्नी शगुफ्ता से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मैंने पत्नी के रिश्तेदारों और इन पुलिस वालों को बता दिया था कि वो संन्यास ले चुकी है, कहीं दूर जाकर हिमालय में बस चुकी है। जज साहब, मेरी सौतेली बेटी, जिसे मैं अपनी असली बेटी मानता हूँ, मेरे घर में रहने आती और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाथरूम को खुदवा कर उसमें से कंकाल निकलवाती है और मुझ पर आरोप लगवाती है कि वो मेरी पत्नी शगुफ्ता का कंकाल है। जज साहब, मेरे साथ न्याय कीजिए, एक सीधे साधे इंसान के साथ न्याय कीजिए जज साहब। योर ऑनर, भोला स्वामी जैसे अपराधियों को दंडित करना, उन्हें कानून के सामने लाना, ये मैं मेरा पहला फर्ज समझता हूँ। योर ऑनर, मैं आपके सामने कुछ प्रमाण, कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ, जो कि हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है। हमने वीडियोग्राफी की है जिसमें शगुफ्ता अहमद के कंकाल को निकालने की पूरी रिकॉर्डिंग की गई है, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। योर ऑनर, आपके टेबल पे जो फाइल है उसमें डीएनए रिपोर्ट है, जिससे ये साबित होता है कि जो कंकाल हमने बरामद किया वो शगुफ्ता अहमद का ही था, इसमें कोई दो राय नहीं। योर ऑनर, उस फाइल में भोला स्वामी के सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है जो उसने शगुफ्ता को मारने के 1 हफ्ते के अंदर किए हुए हैं। उन्होंने शगुफ्ता की 40 जमीनें
मात्र 5 दिन में बेच डाली और उसका सारा पैसा अपने अकाउंट में जमा कर दिया। योर ऑनर, मैंने अपने 25 साल के करियर में भोला स्वामी जैसा विकृत अपराधी नहीं देखा। तमाम गवाहों और सबूतों का अध्ययन करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि भोला स्वामी नितांत ही निर्मम और शातिर हत्यारा है। इसलिए अदालत भोला स्वामी को दोषी पाती है और फांसी की सजा देने का हुक्म देती है। ज्यादातर शातिर अपराधी पकड़े जाने के बाद यही तरीका अपनाते हैं, पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर लो और फिर अदालत में पलट जाओ। इंस्पेक्टर चंद्रन को इस बात का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने वीडियोग्राफी का सहारा लिया। जरा सोचिए, ये केस 90 के दशक का है, जिस वक्त वीडियोग्राफी इतनी आम नहीं थी। इंस्पेक्टर चंद्रन को यह अंदेशा भी था कि शगुफ्ता के कंकाल की शिनाख्त को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने डीएनए टेस्ट का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते थे। आज तो हर कोई जानता है कि डीएनए टेस्ट अनुवांशिक तरीके से पहचान पुख्ता करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। भोला के लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। भोला जैसे लोग वाकई समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो इतनी चालाकी से अपने जुर्म को अंजाम देते हैं। आखिर हुआ क्या? एक सीधी सादी औरत ने बेटे की ख्वाहिश में किसी पर यकीन कर लिया, नतीजे में अपनी जान गंवा बैठी। और उसी औरत की बेटी ने अपनी लगातार कोशिशों से अपनी माँ के हत्यारे को उसके सही अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया। अब फैसला आप खुद ही कर लीजिए, बेटे की ख्वाहिश जायज थी या बेटी का प्यार। इंस्पेक्टर चंद्रन ने बेहद कारगर तरीके से इस केस की तफ्तीश करके कानून के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उन जैसे सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर्स ही बनते हैं पूरे देश के लिए मिसाल। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और बेमिसाल शख्सियत की सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।